this is Jitendra Kumar on this side. You are watching our channel Economics Study Point. ठीक है. Today content of my video is ISLN curve model for course code AMEC 002 Microeconomics Analysis. ठीक है. ये very VVI क्वेश्चंस है. फरवरी में आने की बेटर चांसेस है. ठीक है. तो ISLN मॉडल, जिसको बहुत लोग कर्व भी कहते हैं, बहुत लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिए, कर्व भी रहेगा या तो मॉडल रहे तो घबराना नहीं है, एक ही बात है. ठीक है. तो IS कर्व से हम स्टार्ट करेंगे. जो इतना सिंप्लीफाइड इसका हम बतलाते हुए चलेंगे. ऐसे डिटेल में आपको जानना है डेरिवेशन ऑफ IS कर्व एंड LN कर्व, तो मेरा वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में. मैं यहाँ ब्रीफली आपको परिचय कराते हुए चलूंगा कि IS कर्व होता क्या है और डिफिनेशन करेंगे. तो डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन होने से पहले आप इसका डेरिवेशन में ना जाकर हम डायरेक्ट इसका मुखड़ा देखिए कैसा होता है IS कर्व. उसके बाद यू विल बी एबल टू डिफाइन IS कर्व को. बहुत आसानी से आप समझ में जाओगे क्या है. तो कितना लोगों को दिमाग में आएगा कि IS का फुल फॉर्म क्या है. तो यहाँ ये देखो, IS कर्व जब भी कहेंगे तो ये गुड्स मार्केट की इक्विलिब्रियम को बताता है. गुड्स मार्केट यानी रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है, रियल सेक्टर या गुड्स मार्केट आप कह सकते हो. तो IS कर्व लाइक डिमांड जो कर्व होता है, IS कर्व बिल्कुल उसी के तरह इसका शकल सूरत है, डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है. इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट OY माने रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अ मेजर ऑन OY एक्सिस. और यहां पर मेजर हम लोग करते हैं इनकम. तो हम क्या पढ़ रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस. ऑलवेज कंसीडर इनकम मतलब नेशनल इनकम. एग्रीगेट वेरिएबल का हम यहां पर अध्ययन करते हैं, ये दिमाग में रखिएगा. तो इनिशियल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 है, उसमें लेवल ऑफ नेशनल इनकम Y0 होता है. जैसे ही फॉल करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट को R1 करते हैं तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम बढ़ जाता है. तो आप यहां से देखो कि जो IS कर्व इन्वॉल्व कर रहा है दो तरह का चीजें, टू कंपोनेंट ऑफ IS कर्व. पहला है रेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, इंटरेस्ट रेट, या इसको इस तरह ही लिखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट पहला कंपोनेंट है. दूसरा कंपोनेंट है लेवल ऑफ नेशनल इनकम. तो अब आसानी से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एक्चुअल में IS कर्व क्या है भाई. It is the various combination of rate of interest and national income at which goods market are in equilibrium या goods market get equilibrium. ठीक है. And showing, displaying inverse relationship between the rate of interest and national income. आप देख रहे हो कि एक को बढ़ाते रहे दूसरा को घट रहा है, या आप इसको इधर से देखो कि हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम घट रहा है. ठीक है. अब जस्ट अपोजिट कर दोगे उस कर्व में, LN कर्व में, तो वही होगा. उसमें क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम में. ठीक है. तो उसमें हम आएंगे तब बात करेंगे. तो आप डिफिनेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि ये क्या है भाई. IS कर्व एक ऐसा कर्व है जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट और लेवल ऑफ नेशनल इनकम के वेरियस कॉम्बिनेशन को शो किया जाता है ग्राफ के द्वारा, एक वक्र के द्वारा, कर्व के द्वारा. ठीक है. जिसमें गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम को प्राप्त करता है, यानी रियल सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी. ठीक है. अब इसका डेरिवेशन भी हम ब्रीफली ही बता दें तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको. उसके बाद इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम साइमल्टेनियसली कैसे इक्विलिब्रियम प्राप्त करता है बोथ कर्व IS एंड LN कर्व. ठीक है. ये हो गया. आप डिफाइन कर लेना इसको, ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं, ग्राफ खींचने की जरूरत है यहाँ पर. ठीक है. एक ग्राफ आपको टेलिंग मोर देन 100 वर्ड्स. YOX. यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट माप रहे हैं. ठीक है. इन्वेस्टमेंट इज अ मेजर ऑन OY एक्सिस. इन्वेस्टमेंट. और यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ए मेजर ऑन OY एक्सिस.
इंटरेस्ट। ठीक है, और इसके ये हो गया। अब इसका भी एकदम लाइक इन्वेस्टमेंट जो कर्व है आई बिल्कुल इसका भी शकल सूरत उसी तरह है जिस तरह डिमांड कर्व का होता है, या कहिए आईएस कर्व के। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट और इसमें भी वही रिलेशनशिप है जैसा कि इन रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इन्वेस्टमेंट में वही संबंध है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम में आईएस कर्व में था। अब R0 R1 Y0 सॉरी I0 I1 कारण बताएंगे क्यों। जैसे देखिए इनिशियल इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पर है, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉल होता है R0 से R1 तो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट I0 से I1 बढ़ जाता है। लेकिन व्हाई इट हैपन, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉल होता है, डाउन होता है, तो इसमें क्या होता है कि इट लोअर द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो कैन एवरी एंटरप्रेन्योर फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू मेक इन्वेस्टमेंट। मतलब जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाता है तो जो एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिटेबल हो जाता है इन्वेस्टमेंट करना। मान के चलिए 1,00,000 रुपया हमको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, 100K हमको करना, 100K मतलब 1,00,000 हो गया, ठीक है, या 100,000 हमको करना है, यानी 1,00,000 रुपीस करना है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 20% रहेगा, ठीक है, 20% रहेगा तो हम करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सालाना पर एनएम 20% यानी 20,000 देना पड़ेगा। अगर वही रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होगा, ठीक है, तो 5% हो जाने पर क्या है कि हमको पर एनम अब मात्र 5,000 देना पड़ेगा। तो जहां मेरा प्लान, मान के चलिए सपोज करते हैं वही चीज कि जब 20% था तो हम 1,00,000 रुपया 100K लगा रहे थे, ठीक है, 1,00,000 रुपया लगा रहे थे, 20,000 दे रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर हम 20,000 देने के हम कैपेबल हैं, अब तो हम 4,00,000 लेंगे ना, 5% देना पड़ रहा है पर लाख का, 5% देना यानी 5,000, तो हम 20,000 देते थे, तब 20,000 देंगे जिसके बदले में 4,00,000 मिलेगा, यानी मोर इन्वेस्टमेंट होगा। तो अब ये समझ में आ गया। दूसरा बात है एग्रीगेट डिमांड ऑन लेवल ऑफ नेशनल इनकम में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, जो अभी हम दिखाएंगे। अब नो डाउट जैसे ही इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, ठीक है, तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। भाई इन्वेस्टमेंट कहाँ खर्च होता है, ये मार्केट में ही खर्च होगा, तो लोगों का और रोजगार होगा, इनकम बढ़ेगा। इनकम बढ़ने का दूसरा क्या नतीजा होगा, एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ेगा। यहां पर इनकम ही माप रहे हैं इधर, ठीक है, इसमें डबल ग्राफ खींचेंगे, इसलिए यहां पर इसमें इनकम मापे और यहां पर जो एडी माप ली है एग्रीगेट डिमांड। ये 45 डिग्री का इनकम लाइन है जो y = C+S को दिखाएगा, ठीक है। तो जान लीजिए S = I, जितना सेविंग करते हैं, जो सेविंग हम करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। अब बोलिएगा कि नहीं आप तो बचा कर रखें 100 रुपया, तो ये तो इन्वेस्टमेंट नहीं, हम 10 साल के बाद खर्चा करेंगे। एक्चुअल में हम जहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जब भी करेंगे तो एग्रीगेट की बात करेंगे। आप 100 रुपया बैंक में रखें, मान के चलिए 1,00,000 रुपया ही सेविंग करके बैंक में रहे, तो बैंक में तो किसी का लोन देता है, वो भी तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर हम ये सेविंग हमेशा इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, तो इसको हम आई लिख देते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं, ताकि और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके इसकी डेरिवेशन को, ठीक है। अब ये एग्रीगेट डिमांड है आपका, यहाँ पर हम एडी मापे हैं, तो C+I 0, फिर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, फिर एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा C+I1, फिर अगेन हम बढ़ाएंगे, कट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिखते हैं C+I2। अब यहाँ देखिए ये जो एग्रीगेट डिमांड हम आते हैं यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या किए, इनकम कहें तो कंसीडर करना नेशनल इनकम, ठीक है।
तो यहाँ पर कटा है, यहाँ पर कटा है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E0, फिर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा, फिर दूसरा बनेगा 2 का। जब इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते जा रहे हैं तो ये कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी लेवल ऑफ इनकम देखिए Y0 होगा, Y1 होगा, Y2 होगा, ठीक है। अब सिंपली है कि हम यहाँ से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का पहला फायदा हमको क्या हो रहा है पहले वो समझिए, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ रहा है, यानी एग्रीगेट डिमांड, रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम having the positive relationship, there is a positive relationship between the aggregate demand and national income, level of national income। मतलब एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से आप देख रहे हो कि यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड जो बढ़ा है, मान के चलिए यहाँ पर आपको होगा, ये जो भी इंक्रीमेंट हुआ है जिससे नेशनल इनकम में भी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो आप यहाँ कह सकते हो कि पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द एग्रीगेट डिमांड एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम। एक नीचे लोअर पैनल में मैं ग्राफ खींच रहा हूं, ये ऐसे, अब यहां पर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मान देते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट। यहाँ R0, R1, R2, ठीक है। ये सारा पॉइंट A B C जो भी नाम दें, A B C मिला देते हैं, यही तो IS कर्व है, ठीक है। शोइंग द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इनकम, ठीक है। इस तरह आप निकाल दे। अब यहाँ देखिए तीनों ग्राफ का एक मतलब है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फॉल करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से नेशनल इनकम बढ़ रहा है, इंक्रीमेंट हो रहा है, और नेशनल इनकम इंक्रीमेंट हो रहा है तो किसके साथ एसोसिएट है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट से आप इसको कंबाइन करोगे तो हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लोअर लेवल ऑफ नेशनल इनकम, हायर द rate of interest is associated with the lower level of national income. When rate of interest fall down from R0 to R1, then the level of national income increases from Y0 to Y1 and so on. Then again falling down rate of interest from R1 to R2, then level of national income moving up from Y1 to Y2. This is the derivation of IS curve, and I hope everybody got the thing I discussed under this video. Now it is a time to discuss about the derivation of LM curve. Okay, LM curve. तो LM curve क्या है? जो आदमी या कोई भी स्टूडेंट अगर IS कर्व समझ गया तो LM कर्व समझना बच्चे की खेल की तरह, जस्ट लाइक ए चाइल्ड प्ले। अब LM कर्व पर हमारा पूरा माइंड फोकस होना चाहिए। LM कर्व तो ये हमेशा किस मार्केट का दिखाता है? मनी मार्केट, मनी मार्केट, ठीक है। इसमें भी दो कंपोनेंट है, जो पहला वही कंपोनेंट है, सेम कंपोनेंट है, लेकिन रिलेशनशिप अलग होगा। पहला कंपोनेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, और दूसरा कंपोनेंट आप कहो वही है लेवल ऑफ नेशनल इनकम, या सिंपली इनकम कहेंगे तो नेशनल इनकम समझना आप। ठीक है, अब इसका आप चेहरा तो देख लो कैसा है, ब्यूटीफुल है या नहीं, वो देखो एलएम कर्व कैसा लगता है देखने में।
आपने सप्लाई कर्व को देखा है? बस उसी तरह, जस्ट लाइक किस तरह होता है एलएम कर्व, ठीक है। तो यहां कहीं ना कहीं एक चीज आप देखो, ये भी तो शो कर रहा है उसी तरह मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, मनी मार्केट इक्विलिब्रियम को ये शो करता है। और ये भी, इसका भी दो कंपोनेंट है, इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI और इधर इनकम यानी नेशनल इनकम, लेवल ऑफ नेशनल इनकम है। ये किस तरह का रिलेशनशिप दिखा रहा है भाई, कि हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जब R0 लोअर रहता है तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम भी कम रहता है, लोअर है। और फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट को R1 कर देते हैं तो देन लेवल ऑफ इनकम आल्सो इंक्रीज। तो यहां पर कहीं ना कहीं किस तरह का रिलेशनशिप दिखा रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, डिस्प्लेइंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम, व्हिच कर्व, एलएम कर्व। तो आप कर सकते हो एलएम कर्व को डिफाइन करना, इट बिकम वेरी इजी, जस्ट लाइक ए चाइल्ड प्ले। एलएम कर्व is so various combination of the rate of interest and level of national income at which money market get equilibrium या money market in equilibrium। तो ये है, इसका भी डेरिवेशन करना आसान है। तो यहाँ डिमांड फॉर मनी एंड सप्लाई फॉर मनी, तो डिमांड कौन करता है मनी का भाई, इन्वेस्टर, पब्लिक, ठीक है। लेकिन सप्लाई कौन करता है, अरे सप्लाई कौन करता है भाई, सेंट्रल बैंक ऑफ एनी कंट्री, किसी भी कंट्री का, जैसे हमारा आरबीआई है, इंग्लैंड का आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जिस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड शायद नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड का। तो सभी देश का अपना अपना एक सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सप्लाई ऑफ मनी फिक्स होता है इन द शॉर्ट पीरियड में, ठीक है। ये सप्लाई ऑफ मनी है, ठीक है, एमएस कर देते हैं, सप्लाई ऑफ मनी है, ये ओएम पर फिक्स्ड है, ठीक है। हम डेरिवेशन ऑफ एलएम कर्व सीख रहे हैं, ठीक है। जो डिमांड फॉर, इनिशियल डिमांड फॉर मनी एमडी से हम सूचित कर रहे हैं, M0D है। तो यहाँ पर ये है R0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर हम ये रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और यहाँ पर क्या है, सप्लाई ऑफ मनी या क्वांटिटी ऑफ मनी, ठीक है। अब यहाँ देखो, सप्लाई ऑफ मनी फिक्स्ड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ अ नेशन, एक कोई कंट्री जैसे आरबीआई द्वारा फिक्स है, इससे घटेगा बढ़ेगा नहीं। लेकिन जब रेट ऑफ इंटरेस्ट R0 होगा तो एंटरप्रेन्योर फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट मोर एंड मोर, ठीक है। तो क्या होगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगा, ठीक है। और डिमांड फॉर मनी MD0 होगा, तो रेट ऑफ interest also increases from R0 to R1, again this happen, फिर होगा उसी तरह MD2 होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी R2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, तो क्या है कि जहां लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएट विथ हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो जैसे जैसे जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना ज्यादा डिमांड फॉर मनी करेगा लोग, ताकि इन्वेस्टमेंट करें, ये प्रॉफिटेबल है होगा। तो जिससे डिमांड फॉर मनी बढ़ते जाएगा, जिसके कारण रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ते ही जाएगा। तो ये यहाँ पर देखो, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो एसोसिएट है हायर लेवल ऑफ इनकम, जितना मैंने इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा उतना लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ Y1 Y2, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है देखिए, बताते हैं। जैसे लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट माने रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, यहाँ समझिए R0 जब रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो डिमांड फॉर मनी M0D है, ठीक है। उसमें इनकम भी कम है, क्योंकि लोग माने पैसा को अभी तो इन्वेस्ट कर कम मात्रा में किया है, जैसे रेट ऑफ, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, ठीक है। अब जैसे लोग रेट जैसे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना चाहेगा तो क्या होगा, डिमांड फॉर मनी बढ़ेगा,
तो इससे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इंक्रीज होगा, जिसके कारण लोगों के इनकम भी बढ़ेंगे, क्योंकि मोर इन्वेस्टमेंट इज एसोसिएटेड विद द मोर एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ठीक है, तो ये तो मार्केट में भी जाएगा, फिर अगेन वो डिमांड फॉर मनी फिर बढ़ेगा, M2D, जैसे मोर इन्वेस्टमेंट। तो एक ऐसा लेवल आएगा कि वहां के बाद इन्वेस्टमेंट अब बढ़ेगा नहीं, जितना तक प्रॉफिटेबल लगे एंटरप्रेन्योर को तो बढ़ाते जाएगा। और सिंस द सप्लाई फॉर मनी इज द फिक्स्ड, ठीक है, तो अब आराम से आप ILM कर्व का डेरिवेशन कर सकते हो। यहां पर है इनकम, दैट इज द लेवल ऑफ नेशनल इनकम, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक है, ये LM कर्व हो गया, R0, R1, R2, Y0, Y1, Y2। अब यहाँ दोनों को एक साथ आप स्टडी करो ग्राफ को तो काफी अच्छा से LM कर्व पता चलेगा। जैसे R0 लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो क्या है कि देखो यहाँ इनकम हम बताए थे, तो लोअर लेवल ऑफ द इनकम, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर बढ़ेगा। ठीक है, तो इट इज एसोसिएट विद, जैसे इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, देखो उस साइड से मत सोचना IS का रियल सेक्टर से, यहाँ पर सोचना है मॉनेटरी सेक्टर से। तो ऐसा R0 से R1 करेंगे तो लेवल ऑफ इनकम भी बढ़ेगा, Y0 से Y1, एंड फिर अगेन इंक्रीज होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम R1 to R2, then income also increases Y1 to Y1 from Y1 to Y2। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बढ़ रहा है, तो जो आदमी मनी मार्केट में पैसा लगा रहा है, जैसे आप हमसे पैसा लिए, मान के चलिए आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमसे पैसा ले रहे हैं, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है मान के चलिए, तो हम आपको 10 लाख रुपया दिए, ठीक है। अब जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मांग रहे थे 50 लाख, हम 10 लाख दिए, जैसे ही 15% हो गया तो आपको हम ज्यादा देंगे, क्योंकि हमें भी प्रॉफिट कमाएंगे। तो जिसके कारण हायर रेट ऑफ माने क्या आप कह सकते हो, हायर रेट ऑफ इनकम भी होगा। या दूसरा तरीका से भी आप समझ सकते हो कि लोअर रेट ऑफ, जैसे ही लोअर होता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट क्या मार्केट में ही किया जाता है, अपने देश में किया जाता है, कहीं भी करेंगे, ठीक है, तो उसका लाभ क्या होता है, ज्यादा क्रिएट होता है, क्या कह सकते हो, रोजगार, फिर नेशनल इनकम बढ़ेगा, नेशनल इनकम बढ़ने से हम गुड्स एंड सर्विसेज का कंजप्शन बढ़ाते हैं, यानी डिमांड बढ़ेगा, तो दूसरे लोगों का भी तो मल्टीपल इफेक्ट से इनकम बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज है डेरिवेशन ऑफ IS एंड LM कर्व। ये LM कर्व का समझ में आ गया, तो ये दोनों ग्राफ को एक साथ देखिएगा तो काफी आसान से समझ में आएगा। ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर मनी फिक्स नहीं किया जाता सेंट्रल अथॉरिटी द्वारा, यानी रिजर्व बैंक द्वारा, तो इसका कुछ दूसरा रिजल्ट होता है, लेकिन यहाँ पर इन द शॉर्ट रन मनी इज फिक्स्ड बाय द सेंट्रल बैंक। अब है हम एग्जामिन करेंगे इंपैक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी थ्रू IS-LM कर्व। लेकिन उससे पहले हम ये दिखाएंगे कि कैसे इकोनॉमी में रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड लेवल ऑफ नेशनल इनकम का इक्विलिब्रियम होता है, तो वो देख लो, उसके बाद हम लोग एग्जामिन करेंगे इंपैक्ट ऑफ फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये IS कर्व है और ये LM कर्व है। बहुत सिंपल है, ये E पॉइंट है, Y0 यानी इनकम माप रहा है, और ये रेट ऑफ इंटरेस्ट माप रहा है। ठीक है, तो वेरी सिंपल है, इकोनॉमिक्स गेट इक्विलिब्रियम एट पॉइंट वेयर द IS कर्व एंड LM कर्व इंटरसेक्ट ईच अदर। जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटता है वहां पर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम डिटरमाइंड होता है, और लेवल रेट ऑफ इंटरेस्ट, इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट आल्सो गेट इक्विलिब्रियम, माने उसी पॉइंट पर
मतलब उस जिस बिंदु पर ये काटता है उसके अनुसार ही लेवल ऑफ नेशनल इनकम और रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ISLM कर्व डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब हम एग्जामिन करेंगे ये गुड्स एंड, ये जो पॉइंट ई था वो शो कर रहा था गुड्स एंड मनी मार्केट कैसे इक्विलिब्रियम करता है। ठीक है, अब जो हम करेंगे एग्जामिन फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। तो पहले फिस्कल पॉलिसी करते हैं। फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी देखिए दो पॉलिसी होता है, फिस्कल पॉलिसी होता है और दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी होता है। एक एक पर हम अध्ययन करेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्रीफली दोनों को बताते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी, अब ये फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन इंप्लीमेंट करता है उस पर देखें। फिस्कल पॉलिसी ऑलवेज इंप्लीमेंट कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट फिस्कल पॉलिसी। वेयर मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड बाय सेंट्रल बैंक ऑफ एनी नेशन, जैसे हमारा RBI। ठीक है, अब तो फिस्कल जो पॉलिसी होता है, आखिर गवर्नमेंट को क्या जरूरी फिस्कल पॉलिसी करने का, उसका कोई मकसद तो होगा। देयर इज ए रीजन बिहाइंड एवरी वर्क, तो प्रत्येक वर्क के पीछे कुछ तो रीजन लॉजिक होता है। तो फिस्कल पॉलिसी सरकार को अपनानी पड़ती है कुछ कारण से। वही दो कारण है, दो कंपोनेंट इसमें भी आएगा। एक आएगा, एक आप बुन पीरियड होता है, बुन, जिसमें क्या होता है कि इकोनॉमिक्स जो एक्टिविटीज होता है काफी तेजी होता है, चारों ओर प्रोडक्शन होता है। जैसे कह सकते हो बुन में जिस जो एसोसिएट है इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर से भी कह सकते हो, चारों तरफ तेजी खूब चल रहा है, खूब रोजगार है, खूब महंगाई बढ़ रही है, सब कुछ है। एक होता है रिसेशन पीरियड, रिसेशन मतलब मंदी का पीरियड होता है, जिसमें इसमें क्या हो रहा है रिसेशन पीरियड में कि आपका चारों तरफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज क्या है, शिथिल पड़ा हुआ है, मतलब लेजी हो गया चीजें। देखिए जब बूम होता है तो प्राइसेस खूब बढ़ती है। ठीक है, इन्फ्लेशन ये क्या लाता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जो इन्फ्लेक्शन वगैरह ज्यादा होता है, और इसमें प्राइस इतना डाउन हो जाता है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर डज नॉट फाइंड, ठीक है, प्रॉफिटेबल टू इन्वेस्ट या प्रोडक्शन एक्टिविटी, जिससे क्या होता है बेरोजगारी होता है, रिसेशन। ये दो चीज होता है, रिसेशन एंड बूम्स, जिसको आप इकोनॉमिक्स तेजी भी कर सकते हो, माने आर्थिक मंदी, ये आर्थिक मंदी कहलाता है, ये सॉरी ये कहलाता है आर्थिक मंदी, और जब बूम होता है तो आर्थिक तेजी कहते हैं इकोनॉमिक्स द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में अपना एक वर्ड होता है बूम्स और होता है, ये हमेशा एसोसिएट होता है इन्फ्लेशनरी प्रेशर, जिसमें प्राइस काफी बढ़ता है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और ये हमेशा रहता है डिफ्लेशनरी प्रेशर। तो दोनों में ये अंतर है, एक में क्या होता है प्राइस इसमें अप होता है और इसमें प्राइस डाउन होता है। ठीक है, तो ये दोनों का अपनी अपनी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो जब इकोनॉमिक्स में बूम हो उसके लिए भी फिस्कल पॉलिसी अपनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और जब रिसेशन हो तो इकोनॉमिक्स को कैसे, जैसे इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोकने के लिए जब बूम की पीरियड होता है तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को रोकने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनाता है, और यहाँ इकोनॉमिक्स को जब रिसेशन में क्या करता है, इकोनॉमिक्स को लिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनाता है। अब हम एग्जामिन करेंगे फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, क्या इंपैक्ट होता है इसके थ्रू ISLM। ये LM कर्व होगी, जैसे LM कर्व हमेशा फिस्कल पॉलिसी में अनचेंज रहेगा, ये बदल नहीं सकता है फिस्कल पॉलिसी में, क्योंकि वो मॉनेटरी पॉलिसी जब RBI के द्वारा या सेंट्रल बैंक के द्वारा करेंगे तब इसमें परिवर्तन, लेकिन IS कर्व में परिवर्तन होगा, जो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है,
ठीक है। अब मान के चलिए क्या हो गया कि व्हेन इकोनॉमिक्स इज इन द ग्रिप ऑफ रिसेशन या डिफ्लेशनरी प्रेशर में, इकोनॉमिक्स में चारों तरफ मतलब ठंडा पड़ चुका है इकोनॉमिक्स में, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अब प्रॉफिटेबल नहीं अपियर हो रहा है, कोई काउंटर प्रीमियम करना नहीं चाहता, तो उस समय गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज नीडेड। तो गवर्नमेंट क्या करता है, अपना दो तरीका से गवर्नमेंट यहाँ कर सकता है। पहला है एक्सपेंडिचर इंक्रीमेंट कर देगा, एक्सपेंडिचर जो कर सकते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कीजिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दूसरा टैक्स के द्वारा गवर्नमेंट फिस्कल पॉलिसी अपनाएगा, ये कोई पॉलिसी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करता है, एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा, यानी ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, आखिर ये क्या होता है भाई, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ नेशनल, विच इज द इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, चाहे कितना भी कम रहे, ज्यादा रहे रेट ऑफ इंटरेस्ट या इनकम, उससे मतलब नहीं। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट ये ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट करता है, और ये करने का कारण बहुत सारे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए करता है, फिर जैसे ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसके सपोर्ट में ज्यादा स्कूल कॉलेज वगैरह खोलकर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाता है। जैसे ही गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा तो जिससे आईएस कर्व मूव करेगा या शिफ्ट करेगा राइटवर्ड, जो आईएस पर, और जैसे ही करेगा बट द एलएम कर्व अनचेंज, ठीक है। तो जिसका एज ए रिजल्ट ऑफ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब यहां पर यह बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर या ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट करके इकोनॉमिक्स को लिफ्ट करता है, किससे, रिसेशन से या डिफ्लेशनरी प्रेशर से बचाने के लिए, ठीक है। अब एक तरीका है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। दूसरा तरीका है रिडक्शन इन टैक्स, टैक्स में रिडक्शन करने से ऑटोमेटिकली इट इंक्रीजेस द डिस्पोजल इनकम ऑफ पीपल। अब उसका डिस्पोजल इनकम यानी इनकम बढ़ जाएगा तो क्या करेगा, माने दे डिमांड मोर गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो उसके कारण भी, जिसके रिजल्ट से आईएस कर्व फिर राइटवर्ड शिफ्ट होगा, जिसके कारण हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम निर्धारित होगा। तो ये हमारा डिफ्लेशनरी प्रेशर या कह सकते हो रिसेशन के पीरियड से इकोनॉमिक्स को निकालने के लिए ग्रिप से गवर्नमेंट ऐसा कर सकता है। अगर आप दूसरा तरीका से सोचो, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 है ना, E1। अब दूसरा पॉइंट सोचो कि हमारा इकोनॉमिक्स जो E0 पर, और माने यह पर एज्यूम करना कि E0 पर इकोनॉमी जो हमारा है वो ग्रिप में है, किसका ग्रिप में है भाई, बुन का ग्रिप में, बहुत ज्यादा तेजी है, प्राइसेस काफी आ रहा है, इकोनॉमिक्स इज फेसिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो इन दैट केस में गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में कमी करेगा, जिसके कारण आईएस कर्व, ठीक है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये आईएस कर्व डबल हम डैश देते हैं, जिसके कारण एज ए रिजल्ट ऑफ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट निर्धारित होगा, और लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएट विद लोअर लेवल ऑफ नेशनल इनकम अंडर फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। उसी तरह टैक्स को बढ़ा देगा, यहाँ घटाया था, इकोनॉमिक्स को लिफ्ट करने के लिए आउट ऑफ रिसेप्शन से, यहाँ पर इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम करने के लिए अब क्या करेगा गवर्नमेंट, टैक्स को बढ़ा देगा, तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, गुड्स एंड सर्विस की मांग कम होगी, ऑटोमेटिकली जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है वो कम होगा। जब गुड्स एंड सर्विस का मांग कम होगा तो प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्शन कम होने से कम रोजगार भी कम मिलेगा, लोगों को रोजगार कम मिले फिर इनकम कम होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही डिमांड कम होगा गुड्स एंड सर्विसेज का, तो प्राइस भी एसोसिएट है कम होगा, जो जब बहुत ज्यादा था वो कम होने लगेगा, ठीक है। तो ये था फिस्कल पॉलिसी। अब एक मॉनेटरी पॉलिसी हम लोग एग्जामिन करेंगे। आप दो ग्राफ बनाइएगा, ठीक है, आप इसका दो ग्राफ बनेगा, बून एंड
या आप बता रहे हैं आपको परीक्षा देनी है, तो इसमें दो ग्राफ बनाइएगा, एक बून पीरियड का जिसको इन्फ्लेक्शनरी प्रेशर इकोनॉमिक्स ग्रीक में रहेगा और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के द्वारा, ठीक है, और दूसरा बनाइएगा डिफ्लेशनरी प्रेशर, जब गवर्नमेंट रिसेशन में इकोनॉमी होता है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर में जो क्या बढ़ाता है, और उसी तरह टैक्स को इंक्रीमेंट कब करेगा टैक्स में, जब हम ये ऑलरेडी इंक्रीमेंट तब करेगा जब इन्फ्लेशनरी प्रेशर में रहेगा, ठीक है, और डिक्रीज माने डिक्लाइन टैक्स में कब करेगा, रिडक्शन इन टैक्स में, कि जब ये इकोनॉमिक्स आपका ग्रिप में रहेगा रिसेशन का, ठीक है। तो आपको 4 ग्राफ बनानी है। अब मॉनेटरी पॉलिसी में मूव करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी जो होता है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो हमारा आरबीआई के द्वारा होता है। इसमें क्या होता है, पहले तो इसमें आईएस कर्व जो होगा वो फिक्स्ड होगा, इसमें कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैविंग नो रोल टू चेंज द आईएस कर्व, माने गुड्स से रियल सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स को इंपैक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। लेकिन एलएम कर्व में फर्क पड़ेगा। एलएम कर्व वाई एक्सिस, अभी इसका भी दो ही कारण है कि आखिर भाई गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऐसा क्यों करता है, तो उसका भी वही दो कारण होगा, एक बून होगा और दूसरा कारण रिसेशन, जिसको इन्फ्लेशनरी प्रेशर और डिफ्लेशनरी प्रेशर जब हमारा रहता है तभी मॉनेटरी सेंट्रल बैंक जो है वो इंप्लीमेंट करता है आपका मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो एक सेकेंड, इसमें आईएस कर्व में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जो भी होगा एलएम कर्व में। तो इनिशियली जो हमारा जो दिया गया ये नेशनल इनकम, हम आप यहां लिए नेशनल इनकम, और यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ये ऑलरेडी जी बिंदु पर है। ठीक है, अब क्या है कि जब देखेगा कि इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशनरी प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी चारों तरफ महंगाई काफी बढ़ रहा है, पूरा रंग तेजी चल रहा है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ जो हमारा इंडिया या रिजर्व बैंक है वो क्या करेगा, मार्केट से मनी का रिडक्शन करेगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि बहुत सारा तरीका है कि वो बैंकिंग जो बैंक रेट होता है CRR उसमें बढ़ोतरी कर देगा ताकि पब्लिक के पास कम पैसा बचे, ठीक है, वो कर सकता है। फिर आपका बैंक रेट को बढ़ा देगा, ठीक है, बहुत सारे इसमें इशू हो सकते हैं। तो जैसे ही करेगा तो एलएम कर्व जो है वो आपका शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, ठीक है, लेफ्टवर्ड। तो जो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा which is the associate with the higher, ये तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ R0 था, यहाँ R1 हो जाएगा, और इनकम पहले Y0 था तो Y1 हो जाएगा, ठीक है।
और इक्विलिब्रियम पॉइंट E0 से E1 हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि आपका मनी को कम कर देगा मार्केट में, सर्कुलेशन में, जिससे क्या होगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएट विद द लोअर रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कम इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों को कम जनरेशन इनकम रोजगार मिलेगा, कम इनकम होगा लोगों को तो गुड्स एंड सर्विस का डिमांड भी कम करेगा, एग्रीगेट डिमांड फॉल करेगा तो प्रोडक्शन भी फॉल होगा। ठीक है, अब जैसे ही इकोनॉमिक्स मान के चलो डिफ्लेशनरी प्रेशर में है, मतलब चारों तरफ सुस्ती है, डिफ्लेशनरी प्रेशर में है, इसको रिसेशन कह सकते हो, तो इस सिचुएशन में आरबीआई क्या करेगा, ऐसा पॉलिसी अपने यहाँ पर क्या है कि सप्लाई ऑफ मनी को सर्कुलेशन में बढ़ा देगा। जैसे ही सप्लाई बढ़ जाएगा, यहाँ मनी का रिडक्शन किया लेकिन यहाँ सप्लाई को जैसे ही बढ़ाएगा तो ये जो एलएम कर्व है वो शिफ्ट करेगा राइटवर्ड। ठीक है, ये राइटवर्ड शिफ्ट करेगा। राइटवर्ड शिफ्ट करने का मतलब ऑब्वियसली देख रहे हो कि Y2 ये क्या हो जाएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी घट जाएगा और लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ साथ इनकम, दोनों नेशनल इनकम दोनों बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एसोसिएट विद द हायर लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा तो लोगों का इनकम बढ़ेगा। ठीक है, जब इनकम ज्यादा बढ़ेगा तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो जिसके कारण प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फिर इनकम तेजी आने लगेगा। तो इसको E" से हमने दिखाया है। तो काफी हम सिंप्लीफाई करने का कोशिश किए, आपको दिखाना, इसको लिखने का तरीका भी मैं बता देता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से दो सिचुएशन में। वो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक होता है इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी। तो इन्फ्लेशनरी में वो क्या करता है कि वो सप्लाई ऑफ मनी को रिडक्शन करता है सर्कुलेशन से, अपना तरीका है उसका। बैंक रेट बहुत सारे पॉलिसी होती है, तो उससे वो घटाकर, मतलब रिडक्शन करने से रेट ऑफ मनी सप्लाई जैसी कम होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से वो कंट्रोल कर लेगा इकोनॉमिक्स को, जो तेजी आया था, जो इन्फ्लेशनरी प्रेशर था उसको खत्म कर देगा। अब मान लो ऑलरेडी इकोनॉमिक्स अगर डिफ्लेशनरी प्रेशर में चारों तरफ सुस्ती है तो उसमें क्या करेगा, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ाएगा, जिससे एकदम तुरंत रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा। जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से लोगों को इनकम बढ़ेगा ताकि रोजगार मिलेगा। जहां इनकम बढ़ेगा तो गुड्स एंड सर्विसेज का डिमांड करेगा, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड किसी चीज के बढ़ेगा तो फिर ऑन प्रीमियम क्या करेगा, इन्वेस्टमेंट करके उसका प्रोडक्शन करेगा, तो इस प्रकार वो तेजी में ले आएगा। तो ये दोनों पॉलिसी जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी जो इफेक्टिवनेस है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के आप लोग इसका नोट्स तैयार कीजिए। एंड आई होप एवरीबॉडी गॉट द कंसेप्ट आई डिस्कस अंडर दिस वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।